जन्म जरूर नागौर ज़िले में हुआ, लेकिन मेरी कर्मभूमि शुरू अजमेर रही है। मैं राजनीतिक में पहला मेरा चुनाव था और मुझे सीखने को मिला कि पूरे भारत में 1 नंबर जिला प्रमुख का अवार्ड देख के तो कमज़ोर लोग होते हैं, वो लोग अपना चित्र बनाते हैं। हम तो जहाँ जाएंगे वो, मेरी नज़रिए से तो राष्ट्रीय पार्टी, देश के प्रति भावना रखने वाली पार्टी और देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू समाज में पैदा हूँ। कई राजनेता इसको राजनीति को बिजनेस समझते हैं। टॉक्स विद निखिल में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं। इन्होंने 18 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत करी थी। 25 साल की उम्र में राजनीतिक करियर जो कि बीजेपी से आरंभ किया था। 26 साल की उम्र में बीजेपी से टिकट मांगा था। बीजेपी ने कम उम्र बताते हुए, अनुभव कम है ये बताते हुए टिकट नहीं दिया। फिर 2003 का जब चुनाव आया, बीजेपी से टिकट मांगा गया, बीजेपी ने फिर टिकट काटा गया। इस बार उम्र का नहीं बताकर राजनीतिक समझ, अनुभव का इनको बताया गया कि आपको राजनीतिक समझ थोड़ी कम है, ये बोलकर टिकट काटा गया। और 2003 में निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा और बहुत ही अच्छी संख्या में इन्होंने वोट वहाँ से अपने क्षेत्र से प्राप्त किए थे। हार बहुत ही कम वोटों से हुई थी। उसके बाद जब 2008 में वापस चुनाव थे, बीजेपी से टिकट मांगा गया। बीजेपी ने इस बार टिकट दिया। वो टिकट इसलिए दिया था क्योंकि जो लास्ट टाइम हार थी, वो हार का जो फासला था वो बहुत ही कम था। इसके लिए बीजेपी ने टिकट दिया। पर इस बार भी किसी कारणवश ये वहाँ पे इनकी जातिगत समीकरण, धरातल पे थोड़ा सा काम, कहीं ना कहीं पे ये रह गए, इसीलिए ये टिकट से चुनाव में हार का इनको सामना करना पड़ा। 2010 में जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, लेडीज सीट होने के कारण अपनी धर्मपत्नी को वहाँ पे बैठाया, जीत हासिल कराई, जीत दर्ज कराई। वो जीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सर के लिए, मैडम के लिए, सभी के लिए एक अच्छा पॉइंट था वहाँ पे। उसके बाद से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में मान सम्मान सर का बराबर है। किसी भी पार्टी में कोई भी भेदभाव सर भी नहीं करते हैं, पार्टी भी काफ़ी भेदभाव से परे है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस 18 साल की उम्र से ही बिजनेस कर रहे हैं। सर का मानना है कि जो भी मैं बिजनेस करूं, राजस्थान के टॉप लेवल तक मैं उस बिजनेस को लेकर जाऊं। एक बार बिजनेस आरंभ कर दिया, फिर उसको कैसे सही करना है उस माइंडसेट के साथ करते हैं। होटल इंडस्ट्री में सर अभी निरंतर रूप से हैं। अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर जैसी जगहों पे सर की होटल है। भंवर सिंह पलाड़ा ग्रुप के नाम से सर अपनी होटल चेन रन कर रहे हैं और 5000 लोग अभी तक सर की होटल चेन में हैं। 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे चुके हैं और 10,000 तक अभी जो इनके बिजनेस है, 10,000 तक लोग अभी उसमें काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नाम है भंवर सिंह जी पलाड़ा। इन्हीं से जानते हैं सर, आपने अपना राजनीतिक करियर कैसे स्टार्ट किया था, किस माइंडसेट के साथ आप आए थे? क्योंकि इससे पहले आपका जो बैकग्राउंड था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। काफ़ी समय आप आरएसएस में दे चुके हैं। पॉलिटिक्स में आप आते ही आपने बीजेपी ही क्यों चुनी, और बीजेपी जब चुनी तब फिर पहला चुनाव आपको निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा? मैं शुरू से आरएसएस से जुड़ा हुआ था। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक था और जब मैं प्रथम बार मुझे नागौर ज़िले का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया, लगभग जब मेरी उम्र 21-22 साल थी। ये है बात अपने 1995 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा का। फिर मैं 2000 के लगभग फिर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा का, मैं बीजेपी में। उसके अलावा मैंने शुरू से ही बीजेपी से ही मैं बिलोंग करता था। बीजेपी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है लगभग। फिर मैं 2003 में मैंने टिकट 99 में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा। 98-99 में आपने पहले टिकट की दावेदारी की और मकराना से करी थी उस समय। और उसके बाद में मैंने उस समय लोकसभा की भी मैंने टिकट मांगी थी। लोकसभा की टिकट मुझे नहीं मिली, लेकिन फिर बाद में मैं 2003 में भी मैंने टिकट मांगा, फिर टिकट नहीं दिया गया।
जब यहाँ से यहाँ पे पुष्कर से रमजान खान जी को टिकट दिया गया और वो उस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और फिर मेरे को टिकट नहीं मिला। मैं पुष्कर से टिकट मांगा तो टिकट नहीं मिला, तो मैं उस समय मैं थोड़े गुस्से में आगे मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और वहाँ की पुष्कर की जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया और मुझे एक पलक फावड़े बिछाई जनता ने। मतलब जो जीतने वाले मैं, रमजान खां जी और कांग्रेस से भाई तीजी तीनों को बराबर से वोट मिले। कोई थोड़ा बहुत मैं अंतर से ये चुनाव में पीछे रहा, लेकिन उसको मुझे कुछ सीखने को मिला क्यों मेरी उम्र कम थी उस समय। मैं राजनीतिक में पहला मेरा चुनाव था और मुझे सीखने को मिला। सेकंड में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें भी मैं आम जनता को जोड़ करके मैंने सेवा की और काम किया। हर गाँव में जाना, मेरा गाँव में कमल बांटना, आटा बांटना, गरीबों की सेवा करना, आम गरीबों के बीच में जा कर के काम करना, आम सामान्य आदमी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। और बाद में 2010 में जब जिला प्रमुख के चुनाव आए तो मेरे बीजेपी पार्टी ने मुझे कहा कि 2008 का मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, 2010 में फिर निर्दलीय 2003 का ही लड़ा था केवल। 2010 में मैं सांसद वो जिला प्रमुख का, मेरी पत्नी को महिला सीट थी तो जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, अच्छे वोटों से जिला परिषद में जीती मेरी पत्नी। फिर जिला प्रमुख बनी अजमेर की और अच्छे संख्या में, मतलब अच्छे वोटों से जिला प्रमुख बनी सुशील कुमार पलाड़ा। फिर हमने जिला परिषद आपके द्वार चलाए, आम जनता की सेवा की, गरीब को गणेश मान करके सेवा करी, हर 2 दिन बैठ करके आम जनता की जन सुनवाई की। जो आम जनता का काम था वो जिला परिषद से होता वो जिला परिषद से करते, जो प्रशासन के लेवल पे होता, जो सरकारी लेवल पे होता वो सरकार के लेवल पे काम कराते। आम अधिकारियों से सामंजस्य मिला करके हम आम जनता का काम करने का प्रयास करते थे हम, और हमारा ध्येय था कि हम अजमेर ज़िले की जनता की सेवा करें। मैं शुरू से ही अजमेर ज़िले में, मेरा जन्म जरूर नागौर ज़िले में हुआ लेकिन मेरी कर्मभूमि शुरू अजमेर रही है और अजमेर में मैं बचपन से ही अजमेर में रहता हूँ। तो मेरा लगाव भी था, अटैचमेंट भी था। तो मेरा एक ध्येय था कि मेरे अजमेर ज़िले की मैं जनता की सेवा करूँ और आम गाँव में जा कर के, पहले बार उस समय गाँव में जब कच्ची सड़कें नहीं होती थी, गाँव में नालियाँ नहीं होती थी, रोडें नहीं, गाँव में ऐसे ही कादा पड़ा, कीचड़ पड़ा रहता था। उस समय हमने गाँव में जिला प्रमुख बनते ही गाँव में हर गाँव ढाणी में सीसी रोडें बनाई, नालियाँ बनाई, जहाँ हेडपम्प थे हेडपम्प खुदाए, जहाँ बोरिंग नहीं थी बोरिंग करवाई। कौन से सन की बात है सर? ये 2010 की बात है। ओके, जब से जिला परिषद, हाँ, जिला प्रमुख बने पूरे जिले में। हाँ, कार्य स्टार्ट। और इसके साथ में कोई भी गाँव में जहाँ भवन नहीं थे, हर गाँव में समाज के, हर समाज के वहाँ भवन बनवाए हमने। कोई धार्मिक स्थल था तो उस धार्मिक स्थल को सुधारने का काम किया। जैसे सुरसरा में तेजाजी महाराज के मंदिर के वहाँ द्वार बनाए, वहाँ सीसी रोडें बनाई और बनाई। ऐसे ही जहाँ पे भी देवमाड़ी में देव नारायण भगवान के वहाँ पे रोडें बनाई, भवन बनाए, सारे सब कुछ किया। 2010 से आप कंटिन्यू राजनीति में सक्रिय हैं। हाँ। अभी परिवार भी सर राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय है। फिर बाद में मेरी पत्नी 2013 में विधायक बन गई। तो आम विधायक बनने के बाद में भी विधायक जन सेवा शिविर चलाए। जब जिला प्रमुख थे तो जिला परिषद आपके द्वार चलाए, हर गांव ढाणी तक हमने पहुंचने का काम किया। नहीं, पहले जिला प्रमुख को कोई गांव तक पहुंचते ही नहीं थे, किसी आम जनता जानती भी नहीं थी। लेकिन जब हम जिला प्रमुख बने तो लोगों में पहचान बनाई, आम जनता को जिला परिषद से जोड़ा, विकास से जोड़ा, आम जनता की सेवा करने के लिए हमने काम किया। और उसी का परिणाम था कि पूरे भारत में 1 नंबर जिला प्रमुख का अवार्ड जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा को मिला, जिसमें अजमेर जिले को 51 लाख रुपए का इनाम मिला। और फिर बाद में आज तक जो जिला प्रमुख बना, कोई एमएलए, सांसद, दोबारा जिला प्रमुख कभी कोई नहीं बन पाया। लेकिन जिला प्रमुख रहते जो गरीब की सेवा, गरीब का आशीर्वाद, भगवान शिव जी का आशीर्वाद की वजह से जिला प्रमुख, लोग कहते थे जिला प्रमुख बन गया वो वापस कभी किसी पद पे नहीं आता। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से, गरीब की सेवा के कारण, गरीब के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से, अजमेर की जनता के आशीर्वाद से हमारे को पुष्कर से मेरा कार्य क्षेत्र था, लेकिन मसूदा में मेरे को टिकट दे दिया। तो मसूदा से भी हमने वहाँ से चुनाव जीता। ये जो टिकट दिया था ये पार्टी ने बीजेपी ने दिया था, बीजेपी पार्टी से टिकट मिला और मेरी वाइफ को फिर वापस वहाँ से विधायक बनाया हमने। वहाँ पे हमने खूब काम किया, आम गरीब को गणेश मार करके सेवा की। वहाँ के पूरे क्षेत्र में
आम ढाणी गांव तक पहुंच करके, जहां रोड नहीं थी रोड बनाई, जहां पानी नहीं था पानी पहुंचाने का काम किया, जहां पे कोई भवन नहीं था भवन पहुंचाया। हर गली मोहल्ले में रोड सीसी रोडें बनवा करके हमने उस क्षेत्र का विकास करने का काम किया। मसूदा की जनता को हमने राजनीति को भगवान समझ करके काम किया, गरीब को गणेश मान करके सेवा करी, मसूदा की जनता की भी सेवा करी, 3600 कौम का काम किया, हर 3600 कौम का काम किया। हाँ सर, मैं देख रहा था काफी टाइम से कि आपके दर पे कोई भी अगर दरखास्त लेके आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसकी सेवा जरूर वो कभी खाली हाथ नहीं जाता हमसे। ये मैं जो काम होता है हम तुरंत प्रभाव से उसका काम करते हैं, जो हमारे लेवल का, हमारे लेवल पे जो अधिकारी लेवल का मेंटेलिटी है, ये कहीं ना कहीं आपकी आरएसएस से आई है, क्योंकि आरएसएस ने कहीं ना कहीं ये भावनाएं अपने स्वयंसेवक को दी है कि जो आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ इस नाते। राष्ट्रीय सेवा प्राथमिक होती है हमारा राष्ट्रीय सेवा प्राथमिक है, फिर बाद में परिवार है। सबसे पहले परिवार हमारा राष्ट्र है, हमारी आम जनता परिवार है, उसी माइंडसेट के साथ आम जनता है, आम जनता की सेवा ही हमारा धर्म है, वो धर्म लेकर के काम करते हैं। कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल होने वाला है कि आज के टाइम में युवा जो है वो राजनीति में आना तो चाह रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी उसके लिए सही है। काफी दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी छोटी मोटी पार्टी है जो अपने लेवल पे बन गई है, और इंडिपेंडेंट भी काफी लोग उतरना चाहते हैं, काफी लोग उतरे भी हैं, अच्छा भी किया है उन्होंने, 1-2 बार चुनाव भी जीते हैं मिले के। आपके हिसाब से सर, राजनीति में आने के लिए नए नए युवाओं का सही समय क्या है? अभी आ सकते हैं या चुनाव के टाइम आए? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर के काम करना चाहिए। देश की भावना, सबसे पहले देश की भावना होना चाहिए, और जो भी पार्टी चुने वो जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, देश के प्रति समर्पित हो, उस पार्टी के साथ में लग करके युवाओं को काम करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी अगर युवा राजनीतिक में आएंगे तो उसमें देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो उसकी उम्र कम उम्र में वो राजनीतिक में आएगा, अच्छा कार्य करेगा, अच्छा आम जनता को पर सर वो सही पार्टी का चयन कैसे करें कि मेरे लिए सही पार्टी तो उसकी सोच है कि जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, जो आम जनता के प्रति जो भावना रखती है, उस पार्टी को उनको चुनना चाहिए। और अगर वो पार्टी उसको समर्थन नहीं करती तो फिर अगर वो इंडिपेंडेंट जाना चाहे तो वो तो उसकी राजनीतिक है, वो अगला अपने जीवन में कोई भी रास्ता चुन सकता है। आपके नजरिए से उसको कौन सी पार्टी? मेरी नजरिए से तो राष्ट्रीय पार्टी, देश के प्रति भावना रखने वाली पार्टी और देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्र का विजन लेकर के काम करती है। राष्ट्रीय विजन, देश का विजन, देश का विकास, जिस प्रकार से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विजन लेके इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे अमित शाह जी जो है वो आज, जैसे मेरे को ऐसा, मैं जब बचपन में नाम सुनाता था वल्लभ भाई पटेल, आज उस वल्लभ भाई पटेल का दूसरा रूप कहीं देखने को मिल रहा है तो अमित शाह जी में मिल रहा है। जो धारा 370 हटाई, जो ये मोहवाद, आतंकवाद जो भी थे, उनको अगर खत्म करने का किसी ने काम किया है तो हमारे अमित शाह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये कुल मिला के मेरा है कि तो ये राष्ट्रीय भावनाओं के अनुसार काम करती है, देश के लिए काम करती है, और ऐसे जन नेता हमारे बीच में है तो निश्चित वो पार्टी चुननी चाहिए हम लोगों को। तो आपके हिसाब से अगर कोई युवा अगर आ रहा है तो बीजेपी अभी उसके लिए सही पार्टी है? अभी वर्तमान में तो बीजेपी से बेस्ट कोई पार्टी नहीं है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कमबैक हो सकता है राजस्थान में वापस? अब कांग्रेस के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सही दिशा। नहीं सर, कांग्रेस समर्थन भी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आपके समर्थन में है। नहीं, कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस को भी राष्ट्र भावनाओं से काम करे तो निश्चित कांग्रेस कहीं ना कहीं क्या कमी है जो देश के लिए राजस्थान में उसको इतनी हार का सामना करना पड़ा। अब कई बार है, अब आज जैसे वक्फ बोर्ड का था तो उसमें सबको सामंजस्य उनको करना चाहिए, एक मुद्दा नहीं उठाना चाहिए उनको, एक ही मुद्दा लिया उन्होंने। अभी हाल ही में आज जैसे कल यहाँ पे पहलगांव में जो आक्रमण हुआ, पुलवामा में आक्रमण हुआ, तो उस समय कांग्रेस को आगे बढ़ करके उन लोगों आतंकवादियों का विरोध करना चाहिए, पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे जो देश के विरोध में जो भी असामाजिक तत्व है, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति होगा जो देश के विरोध में अराजकता फैलाएगा, देश के विरोध में काम करेगा, देश को बांटने का काम करेगा, उनके विरोध में वो उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए। पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें बहुत पीछे होती जा रही है, इसलिए ना वो देख रहे हैं कि भाई हम
किसी समाज विशेष के बारे में बोल देंगे तो हम पार्टी में और कमजोर पड़ जाएंगे। आपके हिसाब से सर जातिगत भेदभाव किसी पार्टी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जातिगत भेदभाव किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। जो भारत का रहने वाला है, राष्ट्र देश का रहने वाला है, वो सबको समानता की दृष्टि से हर पार्टी को देखना चाहिए। सर आप अजमेर और राजस्थान में युवाओं के लिए क्या कुछ अलग करना चाहते हैं राजनीति को लेकर? मैं अजमेर ज़िले में युवाओं को राजनीति में कहना चाहता हूँ कि उन सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। और जब युवा आएंगे तो हमारा अजमेर ज़िला भी आगे बढ़ेगा, हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज भी 80% संख्या युवाओं की है, तो अगर 70% संख्या युवाओं की है तो वो युवा पीढ़ी आगे आएगी तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। और उनको अच्छी सोच लेके आगे आना चाहिए, राष्ट्रीय सोच के साथ, देश भावनाओं के साथ, भारत के प्रति प्यार प्रेम उसके भावनाओं को लेकर के देश को कैसे आगे बढ़ाए वो लेकर के युवा अगर राजनीतिक में आए तो निश्चित देश को भी फायदा है, युवाओं को भी फायदा है। सर आपके समर्थक हैं काफ़ी, हम समय से देखते हुए आ रहे हैं, जब आपका जन्मदिन आता है आपके समर्थन सर बहुत ही लंबी रैली के रूप में आपका वो जन्मोत्सव बनाते हैं और आपको सर हिंदू टाइगर के नाम से जाना जाता है। आप गौ सेवा के लिए भी सर जाने माने गए हैं, गौ सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहे हैं। सर ये हिंदू टाइगर जो आपको टैग दिया गया है, इसके पीछे सर आपका क्या लगता है कि ये टैग क्यों मिला है? मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू हूँ। मुझे गर्व कहने में खुशी होती है कि मैं हिंदू हूँ। मैंने जन्म हिंदू समाज में लिया है। मैं हिंदू समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जीवन भर में काम करता रहूँगा। मेरा गर्व है कि मुझे इस समाज में, हिंदू धर्म में मुझे पैदा होने का अवसर मिला है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम हमारे धर्म को बचाने के लिए किसी भी स्तर पे हम जाना पड़े हम जाएंगे, हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी दूसरे धर्म के विरोधी नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते किसी धर्म को, लेकिन वो हमारे धर्म पे भी कोई नुकसान नहीं करे, उसके लिए हम लोग हर वक्त प्रयास करते रहते हैं कि हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। क्यों? हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है वो सब को समायोजित करके काम करता है, सब समाज को साथ लेके चलता है, सभी धर्म को, सभी समाज का भला सोचता है, कि किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, किसी धर्म का बुरा नहीं सोचता है। फिर सर हिंदुओं के साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? काफी और धर्म है। सबसे बड़ी दुख की बात इस बात की है कि जब इस हिंदू धर्म की स्थापना हुई, मैं तो भगवान से भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जातिवाद में क्यों बांटा। मेरे को इस बात का दुख है कि आज हिंदू धर्म जो जाति के नाम से अलग अलग अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जाति बाद में, तुम पहले पैदा हुए तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, फिर बाद में आपकी जाति है, आपकी गोत्र है, जो भी है, लेकिन सबसे पहले हमारा धर्म हिंदू है। तो उस धर्म हिंदू के लिए सब हमें बात भी हिंदुत्व की करनी चाहिए, हिंदू धर्म की बात करनी चाहिए, जाति फिर बाद में। सब जातियों के, आज में जब वहाँ गोलियाँ चलाई गई उसमें ये तो नहीं पूछा गया कि तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, तू गुजर है, तू जाट है, या तू मेघवाल है, या तू हरिजन है, या तू रेगर है, या तू और किसी ऐसी का है, तू या सरदार है, या तू क्रिश्चियन है, या तू और कोई समाज का है या धर्म। वहाँ पूछा गया कि तू क्या मुस्लिम है। यानी ये जो किया गया आतंकवादियों द्वारा घिनौना प्रयास, उसके लिए मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ कि जो इस देश में रहने वाला सब एक समाज समान होते हैं। हिंदू धर्म के लोगों को चुन चुन के मारा गया, उसकी मैं सबसे ज़्यादा आलोचना उन लोगों की, आतंकवादियों की आलोचना करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन लोगों ने हमारे, मैं तो इजराइल के पद चिन्हों पे चलता हूँ कि मैं जिस प्रकार से इजराइल अपने देश के लिए, इजराइल जब अपने देश का एक व्यक्ति मरता है, मार देते हैं दूसरा कोई देश का आदमी, तो वो वापस उसके 1000 आदमी को मारता है। तो मैं तो हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का व्यक्ति को अगर कोई आतंकवादी या कोई भी बाहर से आकर के अगर एक व्यक्ति को मारता है तो उसके 1000 व्यक्ति मारिए, ताकि अपने आप उसको सबक मिलेगा, ताकि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। मैं तो करता हूँ इस पाकिस्तान को बार बार आप मौका दे रहे हो, इस पाकिस्तान को एक बार सल्टा दो ताकि भविष्य में ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या सर आपको भी ये लगता है कि आतंकवादी आए, एक नागरिक को मारा, भारतीय नागरिक को मारा, किसी धर्म को अपन भी साइड हटाते हैं, किसी एक आम नागरिक को मारा, जब भारत उसका जवाब देता है तो भारत पाकिस्तान के आम नागरिक को कुछ नहीं करता है, वो एक आतंकवादी को ही मारता है।
पाकिस्तान में सर बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं। मेरे हिसाब से, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि जब तक वहाँ की आम जनता तक भारत आर्मी या अपनी सरकारें नहीं पहुंचेगी तब तक उनको एक अच्छा संदेश नहीं उनको मिलेगा? तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को, सारे को। उसमें अगर अपन पाकिस्तान को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे, पाकिस्तान आज इजराइल के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं करता। बोले देखिए एक बार कोई भी पाकिस्तान की हिम्मत हो तो इजराइल के खिलाफ बोलो, वो रोज़ फिलिस्तीनियों को मारते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में आकर के वो लोग हमारे बेगुनाह लोगों को, ऐसाए लोगों को, नियत लोगों को आकर के वहाँ से यहाँ के लोगों को आतंकवादी बनाते हैं, यहाँ आकर के ऐसे लोगों को आतंकवाद की तरफ अग्रसित करते हैं और हमारे देश में उन्हीं लोगों से, हमारे देश के लोगों से हमारे लोगों को मराते हैं, पाकिस्तान से आकर के हमारे देश के लोगों को मारते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो, जो भी हमारे देश के प्रति जो गलत काम करता है, जो देश का विरोध करता है, देश हमारे लोगों को मारता है, वो एक व्यक्ति मारता है तो उसके 10 लोगों को मार देना चाहिए हमें, जब भी जाके इनको सबक मिलेगा। सर आप शिव भक्ति काफी समय से कर रहे हैं। शिव भक्ति सर, आपके रूप में शिव भक्ति का क्या अर्थ है, असली अर्थ? जो कुछ आज मुझे मिला है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से मिला है। और मैं एक गरीब सामान्य परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, और जो मुझे आज चाहे बिजनेस मिला, चाहे राजनीतिक मिली, जो मुझे मान सम्मान मिला, जो मुझे आशीर्वाद मिला है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। जो इस स्टेज पे आज मैं हूँ वो भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं जीऊँ, जब तक आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। और आज वो सब कुछ मुझे शिव के आशीर्वाद से ही है। जहाँ भी मुझे मिला है सब कुछ, जो मान सम्मान, जो मुझे गर्व में, मैं अपने आप को गर्व करता हूँ कि मैं भगवान शिव का एक भक्त हूँ। क्या सर शिव भक्ति से कभी आपके राजनीतिक जीवन में ऐसी कोई शिक्षा देखने को मिली है जो शिव जी ने अपने समय में संघर्ष किया, या आपने? मुझे जब भी मुझे नुकसान हुआ तो भी बाद में मुझे साथ शिव जी ने दिया और मुझे वापस मुझे हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। हर बात में मुझे, कई बार मैं एमएलए का चुनाव आ रहा तो मुझे जिला प्रमुख बनाया, जिला प्रमुख में रहा तो उसमें एमएलए बनाया, एमएलए रहा तो वो बनाया। तो जो भी आज मिला है वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मिला है। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ कि जो मेरे को सब कुछ आज है, जो कुछ है मेरे पास है, वो भगवान शिव का आशीर्वाद है। चाहे बिजनेस, राजनीतिक, जो मान सम्मान। कोई ऐसा एक अनुभव जो आप साझा करना चाहें कि शिव भक्ति को आपने जीवन में महसूस किया हो प्रॉपर रूप से? कोई ऐसा समय जब आप जीवन के संघर्ष में थे? आज संसार में जो कुछ है वो भगवान शिव ही है। हम सबको, दुनिया को, सबको शिव को मानना चाहिए। अगर शिव इतने है कि भगवान को अगर 7 दिन आप जल चढ़ा दोगे लोटा से तो आपकी जो मनोकामनाएं होगी वो पूरी होगी। और शिव हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिनका शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, भोलेनाथ बाबा सबका इतना है कि वो थोड़े से पूजा पाठ में ही खुश होते हैं और उस अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं और वो भक्त जीवन में आगे बढ़ता है। वो सब शिव का आशीर्वाद है। ये तो हुई सर आपके राजनीतिक करियर की बात। बिजनेस की हम बात करते हैं। 18 साल की उम्र से ही आप बिजनेस में हैं। अभी राजस्थान में काफ़ी अच्छे लेवल पे आप होटल ग्रुप्स ऑफ चला रहे हैं, भंवर सिंह ग्रुप जिसका नाम है। उस ग्रुप को देखते हुए आपका क्या विजन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? मैं जो भी विजन लेके कभी जीवन में उतरा, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके उतरा। मैं बिजनेस में भी उतरा तो मैंने रॉयल्टी, टोल, माइनिंग, इनमें पूरे राजस्थान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें मेरा काम नहीं रहा हो। पूरे राजस्थान में मैंने जिसमें कदम रखा हो उस कदम में 1 नंबर में राजस्थान में बिजनेसमैन में मेरा नाम है था। रॉयल्टी, टोल, माइनिंग जो भी थे, बचपन में मैंने रॉयल्टी से काम शुरुआत की और पूरे राजस्थान में, गांव से पूरे जिलों में, जिलों से राजस्थान में मैं मेरा पूरा बिजनेस को फैलाया। तो इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद रहा और ईमानदारी से काम किया मैंने। कभी भी मैं राजनीतिक जीवन में मैंने ईमानदारी से काम किया, उसी का परिणाम है कि आज ना 1 रुपया कभी लिया मैंने। विधायक की सैलरी मिलती वो भी गरीबों को देते थे और आज भी जिला प्रमुख की मिलते हैं। हर गरीब की कन्या की शादी करना या और करना, तो ये सब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। इस वजह से आज मैं बिजनेस में आगे बढ़ा। भंवर सिंह ग्रुप को लेकर आपके क्या विचार है? फ्यूचर में भंवर सिंह ग्रुप हम कहाँ, कितनी ऊंचाइयों पर देख सकते हैं? मेरा अगर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहा तो राजस्थान में मैं होटल व्यवसाय में 1 नंबर बिजनेसमैन के रूप में स्थापित होऊंगा। अन्य जहाँ भी जिसमें भी बिजनेस में मैंने हाथ डाला
वो भगवान शिव के आशीर्वाद से आगे बढ़ा। अभी जो पुराने बिजनेस थे वो अभी निरंतर हैं या उनको हाँ, अभी सब रोक चल दिया रहे गया हैं, है? वो भी चल रहे हैं और भी आगे भी। होटल इंडस्ट्री की हम बात करें, क्योंकि जितना बड़ा अभी मेरी आपकी टीम से बात चल रही थी, टीम ने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया जा रहा है आपके द्वारा लोगों को, होटल इंडस्ट्री से दिया जा रहा है। अगर एक होटल बनती है तो लोगों को 400-500 लोगों को। हाँ, तो वो विजन सर इन फ्यूचर में आपका क्या है कि कितने होटल्स आप कहाँ कहाँ और लाना चाहते हैं? अभी अगर राजस्थान को जाना होटल जाए, मान लो जयपुर में किशनगढ़ है, पुष्कर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, और उदयपुर में आ रही है, अन्य जोधपुर में भी बनने वाली है। कई जगह ऐसे स्थान है जहाँ पे हमारे होटल व्यवसाय है, और आगे भी होटल व्यवसाय में हम और हमारी ग्रुप को आगे बढ़ाने कभी का ऐसा काम हुआ करें। सर इतनी राजनीतिक भागदौड़, बिजनेस की भागदौड़, परिवार को समय देते टाइम आप लड़खड़ा गए कहीं पे, परिवार की कई शिकायत रही हो कि हमें अब ये तो निश्चित ही है कि अगर आप इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस का रखते हो तो आपको इतनी बड़ी हेडिक होती है, तो उसको खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत, क्योंकि मेरे कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं था। मैं जो भी खड़ा किया है मैंने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से किया है, बिना बैकग्राउंड के किया है मैंने। तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ी है, 24 घंटा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है। और राजनीतिक में भी मेरे कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे बाप दादा कोई एमएलए होते या मंत्री होते या सांसद होते। जो कुछ किया है राजनीतिक में भगवान शिव के आशीर्वाद से मैंने मेरी मेहनत से किया है। मैं मेरे परिवार को छोड़ करके मैंने आम जनता को मेरा परिवार समझ के काम किया कि मैं आम जनता मेरी परिवार है। मैं जहाँ भी राजनीतिक क्षेत्र में रहता हूँ, अभी कई बार आप आए होंगे कि मेरे पास सैकड़ों की यहाँ लोगों की आने वाली पब्लिक की लाइन लगी रहती है, जनसेवा। तो मैंने राजनीति को जनसेवा व्यवसाय नहीं समझा। लोग राजनीति को व्यवसाय समझते, राजनीति को व्यवसाय के रूप में समझते हैं, व्यवसाय करते राजनीतिक से, लेकिन मैंने व्यवसाय से राजनीतिक में आया मैं, तो इसलिए मुझे वो तो व्यवसाय की तो मुझे वो दिमाग में ही नहीं, तो इसलिए मैं सारा कुछ व्यवसाय छोड़ करके ज़्यादा राजनीति में मैंने समय दिया। सर कहीं ना कहीं परिवार को लगता होगा कि समय की कमी आप परिवार को दे पा रहे हैं, अब वो निश्चित परिवार को लगता है कि भाई आप आराम करो, रेस्ट करो, परिवार के साथ दो, परिवार के साथ बैठो, लेकिन आम जनता आ जाती है तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। मेरा परिवार, मैंने आम जनता को, आम गरीब को मैंने मेरा परिवार समझ करके मैंने काम किया है। आम मेरे वर्कर है उनको मेरा परिवार समझ के काम किया है, जो मेरा आज स्टाफ है उसको मेरा परिवार समझ के काम किया है। यही मेरा परिवार है, इसी परिवार में मैं खुश रहता हूँ। और आम परिवार के स्थान पे परिवार भी है, लेकिन आम जनता मेरी परिवार है। सर आज के भवर सिंह पलाड़ा, बचपन के भवर सिंह पलाड़ा में क्या डिफरेंस है? बचपन के भवर सिंह पलाड़ा ने ऐसा कोई सपना देखा था जो आज वो पूरा नहीं कर पाए, या उसको पूरा करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? वो मेरा सपना था कि मैं बिजनेसमैन बनूँ, तो पूरे बहुत बड़ा राजस्थान का बिजनेसमैन बनूँ। मैं राजनेता बनूँ तो राजस्थान लेवल के एक चर्चित राजनेता में बनूँ, मजबूत राजनेता बनूँ। ये मेरा सपना था और भगवान शिव जी ने मेरा लगभग सपना पूरा भी किया है। कहीं ना कहीं सपना पूरा हो गया, पूरा भी हुआ है। वो बचपन के भवर सिंह पलाड़ा और अभी के भवर सिंह पलाड़ा में कोई अफसोस की भावना है? कभी अकेले में बैठ के सोचा हो कि बचपन में मैंने ये सोचा था ऐसा हो जाए, वो अभी ऐसा नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा जो सोचा वो मुझे मिला है, और जो बचपन में था मैं मेरे सामान्य स्तर से उठा, तो वो आज भी मेरी सोच वही है। ना मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, ना मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ। मैं एक सामान्य आदमी के रूप में समझता हूँ कि जो मैं बचपन में मेरी जो यादें उन्हीं अनुसार मैं मेरे काम करता हूँ। सामान्य रूप में सामान्य व्यक्ति बन करके काम करता हूँ, आम गरीब को गणेश मान करके सेवा करता हूँ। बचपन का कोई सपना अभी तक? बचपन के सपने मेरे सब पूरे हो रहे हैं। बचपन सर आपका कैसा था? थोड़े बचपन में बचपन एक सामान्य आदमी का, एक गांव का एक छोटा सा बच्चा, जो बचपन की कोई आप गांव में जाके शेयर करना चाहें? बचपन में क्या है, बचपन में ही मजबूत था मैं, मेरा सपना था। कोई बचपन की एक दो यादें जो आप अपने पोते को सुनाना चाहें, वो क्या यादें होंगी? मैं मजबूत था, और तैरना मेरा शौक था, पानी में तैरना है या सेवा करना है, मंदिरों में जाना है। बचपन में भी मैं मंदिरों में जाता था, मंदिरों में शिव जी पूजा करता था, कुचामन में पलाड़ा में। और मैं बचपन से ही मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कोई बचपन के एक दो अनुभव जो हंसी मजाक के रूप में आप अपने पोते को नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल मात्र भगवान की उस समय भी पूजा करता था। मंदिर था मेरे गांव के पास में ऊपर शिव जी का, तो वहाँ पूजा के लिए जाता था, बालाजी के मंदिर जाता था, और यही मेरा सोच रहता था। गांव में गायों को चरा के ले आते, गाँव में खेत में जा जाते, गाँव में लकड़ी काट लाते, गांव में चारा काट लाते,
मार खाई है बचपन में? हाँ, मारते ही थे बचपन में, तो माँ बाप सबको कोई ऐसा मारते हैं। अनुभव जब आपने कोई गलती करी और पिताजी को नहीं पता चली, फिर बाद में जब पता चली हो वो तो मार पड़ी चलता हो, रहता है, माँ बाप तो फिर हरदम भी सबको ऐसा कोई मारते एक ही दो हैं। कहानी? बचपन में तो सबको मारते हैं, वो तो सब कोई खास। ओके। आपका परिवार पूरा राजनीतिक में है, अभी सक्रिय रूप से राजनीति में है। अगर आपके बेटे जो कि बीजेपी में अच्छे कार्य पे हैं, कार्यरत हैं, अगर वो बीजेपी में या किसी अच्छी पोस्ट पे आते हैं, तो ऐसी क्या 3 गलतियां हैं जो आप उनको करने से रोकेंगे? मैं उनको ये कहूँगा, भाई ईमानदारी से काम करो, सब जाति समाज को साथ लेके चलो। गलतियों की बात की जा रही है सर, कि ये नहीं करना, ये तो सर करने वाली बातें हो गई कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और सब जातिवाद नहीं करना चाहिए। राजनीतिक में रहना है तो सब जाति समाज को साथ लेके चलना चाहिए, और ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो अपने आप ही वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेके चले, पार्टी के सेवक के रूप में काम करे, ताकि आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बने, तो हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। ओके। आप आरएसएस से काफ़ी जुड़े रहे, पर आपको जब आरएसएस की ज़रूरत पड़ी एक समय पे, आरएसएस ने वहाँ पे आपका समर्थन नहीं किया था। नहीं, मेरा आरएसएस हरदम समर्थन करती है मुझे। आरएसएस का मैं स्वयं सेवक हूँ, मुझे करे नहीं करे तो भी मैं स्वयं सेवक हूँ, और मेरे को करती भी है आरएसएस। जब भी आवश्यकता पड़ी है, तो जब उनको अच्छा मौका लगा कि भाई ये इनको मेरा कहाँ उपयोग हो सकता है, मुझे मौका दिया है, मेरा उपयोग जहाँ हो सकता है हिंदुत्व के लिए, हाँ मुझे काम करने का मौका दिया है। सर, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि गौ सेवा आपका एक महत्वपूर्ण है। आप अपने डेली रूटीन में गौ सेवा को एक मानते हैं, गौ सेवा की आप गौ सेवा करते हैं। ये सर कहीं ना कहीं एक जानवरों के प्रति एक आपका रुझाव है, या गौ माता के ही प्रति आपका एक विशेष रुझाव है? हर हिंदू को गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, गरीब को रोटी देनी चाहिए। आज मैं जब खाना बांटने के लिए जाता हूँ तो वहाँ नहीं पूछता कौन गरीब, तू हिंदू है या मुसलमान है। जैसे आज वो गोली चला रहे थे, वो पूछ रहे थे तू हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन मैं जहाँ भी गरीब को कंबल बांटता हूँ, या आटा बांटता हूँ, या मैं खाने के पैकेट बांटता हूँ, तो वहाँ पे मैं ये नहीं पूछता तू हिंदू या मुसलमान है। मैं हिंदू को भी देता हूँ और मुसलमान को भी देता हूँ। जो मेरे से जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी सबकी मदद करता हूँ। लेकिन जो अभी जैसे पुलवामा में किया, तो उन्होंने कितना बुरा किया, गलत किया। तुम हिंदू को सोच करके मार रहे हो, ये बहुत बड़ी नहीं सर, गौ सेवा का जो आपका रुझान है, ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति से आता है, जानवरों के प्रति आपका एक सॉफ्ट अब जो कुछ है भगवान शिव जी के से ही आता है। वैसे भी जानवरों के प्रति अपने को सॉफ्ट रहना चाहिए, और गाय की सेवा करना तो बहुत बड़ा धर्म होता है। इसलिए हम सब हिंदू का या मुसलमान का सबको यह फर्ज बनता है कि आप गाय की सेवा करो। अगर भंवर सिंह पलाड़ा आने वाले समय में किसी अच्छे पद पर बैठते हैं, अच्छे मंत्री पद पर जाते हैं, 5 ऐसे कौन से कार्य होंगे जो वो सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं तो मेरे देश को आगे बढ़ाने का जो भी काम होगा वो काम करूंगा। 5 ऐसे कोई कार्य जो आपके हो दिमाग में कि मैं अगर ये बन गया, कोई मंत्री पद मिल गया, तो मैं 5 ही चेंजेस करूंगा। मैं तो कहीं भी किसी पोस्ट पे जहाँ भी रहूँ, आज मैं जिला परिषद में जिला प्रमुख बना तो मैंने वहाँ का भ्रष्टाचार समाप्त किया। विधायक रहे तो विधानसभा क्षेत्र का भ्रष्टाचार समाप्त किया, वहाँ का विकास करवाया, जो भी गाँव के रुके हुए काम थे वो काम करवाए, और आम जनता की सेवा करने का काम किया। वही जो मेरा लक्ष्य है, जो आज मैं लगातार 20 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, वही मैं आगे जाके भी जब आज कर रहा हूँ उससे बेहतर करने का काम करूँगा। क्योंकि आज तो मेरे पास फुल पावर नहीं है, अगर मुझे पावर मिले, कहीं मौका मिले, तो मैं भ्रष्टाचार मिटाने का काम करूँगा, आम जनता को साथ लेकर के चलूँगा, 36 कौम का काम करूँगा। वो 5 काम कोई फिक्स नहीं है सर? अभी कोई काम नहीं है। देश और राष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़े, वो मैं 5 काम करूँगा, जिस पर राष्ट्र का विकास हाँ, राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, और मेरे हिंदुत्व का विकास हो, उसके लिए मैं 5 काम करूँगा। अभी सर, क्या हम आने वाले चुनाव में भंवर सिंह पलाड़ा जी को कहाँ से टिकट लेते हुए देख सकते हैं? अब जो भगवान शिव जी को जहाँ लिखा होगा, फिर भी सर जनता की डिमांड पूरे राजस्थान से ही है। मेरे तो ऐसा क्षेत्र जहाँ से आप अपनी, जो भगवान शिव जी का आदेश होगा वहाँ से मैं चुनाव लूंगा। फिर भी एक क्षेत्र मेरा कोई पता ही नहीं है, मेरा क्षेत्र कोई शेर का जंगल में कहीं क्षेत्र नहीं होता है। वो जहाँ जाता है खुद का जंगल, अपना क्षेत्र और अपना जंगल खुद बनाता है। जहाँ भी वो टाइगर अपना जाता है तो उसका खुद का क्षेत्र बनता है। वो कभी किसी को देख के तो कमजोर लोग होते हैं, वो लोग अपना क्षेत्र बनाते हैं,
हम तो जहाँ जाएंगे वो अपना क्षेत्र बनेगा, क्योंकि राजस्थान में वहाँ की जनता हमें प्यार करेगी, उन जनता का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि राजस्थान के सर काफी जिलों में सर आपकी अप्रोच अलग है, आपका आज भी वर्चस्व अलग है, सब फिर भी कुछ सर वो सब जगह से आप चुनाव नहीं लड़ लोगों के सकते जनता का प्यार है मेरे प्रति, इसलिए अब चुनाव हारना या जीतना, कई बार हारने वाले जीतते जाते हैं, जीतने वाले हार जाते हैं। आज अकबर का तो नाम नहीं लिया जाता है, महाराणा प्रताप का नाम क्यों लिया जाता है? कई बार महाराणा प्रताप युद्ध हारे, लेकिन नाम तो आज इतिहास में महाराणा प्रताप का ही लिखा जाता है, पृथ्वीराज चौहान का ही इतिहास में नाम लिखा जाता है। हार जीत तो कई बार जातीय समीकरण से कई बार कमजोर व्यक्ति भी जीत जाते हैं, कोई सेटिंगों से भी जीत जाते हैं, कोई और हो जाते हैं, लेकिन आम जनता के दिलों में राज करे, आम जनता का प्यार मिले, वही सच्चा राजनेता होता है, वही एक राजा होता है। सर बीजेपी में अभी तक आप केंद्र में और राजस्थान राज्य में सबसे समझदार लीडर आप किसको मानते हैं, जिसका राजनीतिक पहलू बहुत स्ट्रांग है, जिसकी बात पूरी पार्टी सुनती है? दो केंद्र में, दो राजस्थान में। दुनिया जानती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी जैसे हमारे भारत के गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री के रूप में हमारे राजनाथ सिंह जी है, और सबसे हिंदुत्व के लिए सबसे मजबूत नेता हमारे माननीय योगी जी है। ऐसे हमारे पास चार बड़े नेता है जो आज इस देश, इस राष्ट्र के लिए हर वक्त 24 घंटों समर्पित रहते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, अमित शाह जी में तो वल्लभ भाई पटेल का दूसरा रूप है। अगर कोई समय वल्लभ भाई पटेल आज इस देश में नहीं होते तो ये देश कितने हिस्सों में बटा हुआ होता। आज अहमदाबाद के आगे हैदराबाद, ये सब, चाहे वो गोवा हो, चाहे जितने भी आज ये जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ होता, पूरा देश के टुकड़े टुकड़े होते, लेकिन आज वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज पूरा भारत बना है। तो उसका जो आज ये नक्शा बना है, जो हमारा सपना भारत का है, वो किसी ने पूरा किया है, वो वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और दूसरे वल्लभ भाई पटेल के रूप में किसी ने अगर काम किया है तो वो हमारे अमित शाह जी ने किया है कि एक गृह मंत्री, वो भी गृह मंत्री थे, ये भी गृह मंत्री है, ये दूसरे वल्लभ भाई पटेल के रूप में गृह मंत्री बने हैं। वो भी केंद्र के गृह मंत्री थे, ये भी केंद्र के गृह मंत्री है। अटल बिहारी जी वाजपेयी पे आपके क्या मैं विचार है? आपकी पहले ही से तो आज अमित शाह जी ने धारा 370 कोई सपना ही नहीं सोचा था। लोग कहते थे कि अगर श्रीनगर में अगर आप धारा 370 हटा दोगे तो खून की नदियां बह जाएगी। वही श्रीनगर है आज, खून की नदियां छोड़ के एक आदमी नहीं मरा था धारा 370। यह तो ठीक है, धोखे से अभी आतंकवादी आगे और मार दिया, लेकिन उसका भी बदला हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और हमारे देश के नेता जरूर निश्चित उसका बदला लेंगे। और मुझे विश्वास है कि आज ही सर्वसम्मति से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज भी सभी दलों को मीटिंग ले रहे हैं, तो कोई न कोई अच्छा निर्णय होगा और निश्चित देश के लिए अच्छा निर्णय होगा। और राजस्थान के भी अच्छे नेता है, जो भी नेता है सब लोग अच्छे। राजस्थान के कोई दो नेता, सब नेता अच्छे हैं हमारे राजस्थान के, सारे अच्छे हैं। बीजेपी में अभी जो है सब अच्छे हैं, बीजेपी में जो भी नेता है, जिसके काम से आप ज्यादा प्रभावित? मैं तो सबके प्रभावित हूँ, मैं तो मेरे काम से प्रभावित रहता हूँ। ओके, कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आपकी क्या विचार है? अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे इसको देश को, युवाओं को प्रेरणा दी है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में अच्छी भावना है मेरी। सर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, राजनीति करना या जनता की सेवा करना? और दोनों में आपको क्या चैलेंज आपने महसूस किया है? राजनीतिक और जनता सेवा एक ही बात है कि आप राजनीतिक में होगे तो जनता की सेवा कर पाओगे। काफी राजनेता ऐसा नहीं कर पाते सर। नहीं, वो कई राजनेता इसको राजनीति को बिजनेस समझते हैं, लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा राजनीति को अपनी सेवा समझते हैं, धर्म समझते हैं, इसको अपने माँ बाप के रूप में समझ करके राजनीति करते हैं। कभी कोई कभी कोई ऐसी सेवा करते टाइम ऐसा कोई चैलेंज आपने महसूस किया है कि अगर मैं अच्छी पोस्ट पर होता तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता जनता की सेवा करना? अब जो भी है वो तो सब सोच होती है कि भाई मैं किसी पद पे हूँ तो मैं अच्छी काम कर पाऊँ। अब वो मौका नहीं मिलता है तो कई बार ऐसा होता ही है कि भाई मौका मिले तो मैं जो आज कर रहा हूँ उससे बेहतर काम कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा ताकत से काम कर पाऊँगा। मैं जो भी कर सकता हूँ मैं इस देश और राष्ट्र और सब समाज के लिए काम करने का, 36 कौम का काम करने का काम करूँगा। अगर मुझे मौका मिला राजनीतिक में तो आम गरीब की सेवा, गरीब को गणेश मान करके, गरीब को भगवान समझ करके मैं सेवा करूँगा।
सर आज के इस पॉडकास्ट से आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? इस पॉडकास्ट से सर आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप? मैं निखिल जी आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करे और अपने देश और राष्ट्र के लिए काम करे। आने वाले टाइम में राजनीतिक में आए, बिजनेस में आए और अच्छा कार्य करे, जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, वो अपना को काम हम सबको, युवाओं को, हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जो आप आज मेरे जितने भी सवाल उठाए वो देश और राष्ट्र के लिए, मैं उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन आगे तरक्की करे और हर युवाओं की एक प्रेरणा बन करके, हर युवाओं की एक आने वाली शिक्षा बन करके वो आपका चैनल आगे बढ़े। ये मेरी शुभकामनाएं अखिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए सर।